हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू कर रहे हैं जिसको बोलते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम लोग जो है आईआर रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को देखे ही नहीं। मैंने आपको बता दिया था कि बेसिक्स के जब तक चारों वीडियो नहीं देख लेंगे किसी भी टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर भी एक्सक्यूज़ करते हुए हम आपको एक रैपिड रिव्यू दे देते हैं। व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? दिस इज द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैंने इस चीज़ को पहले भी बता दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ें हम आपको प्रीवियस वीडियोस में सब एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्या E इज इक्वल टू एच न्यू, दैट इज HC अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो अब एक बार फिर से मैंने आपको रैपिड रिव्यू दे दिया। दैट इज कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रे, यूवी, विजिबल, IR, विजिबल में विबग्योर, दैट इज वायोलेट से शुरू होकर रेड एंड तक जाएगा, इंफ्रारेड, माइक्रो एंड देन रेडियो। ये वेव्स हैं और इनमें जो है जब हम कॉस्मिक से लेकर या गामा से लेकर रेडियो की ओर जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ इंक्रीज कर रही होती है। वेवलेंथ इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और मैंने प्रीवियस वीडियोस में इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है कि हर एक टाइप का, हर एक रीजन का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो स्पेसिफिक एनर्जी रखता है। वो स्पेसिफिक एनर्जी मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स जो कि क्वांटाइज्ड हैं उनमें चेंजेस कर लेता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक बार फिर से हम आपको रैपिड रिव्यू दे रहे हैं कि रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और वो किस टाइप की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में यूज़ हो रहा होता है। ये आपके सामने गामा रेज जो है मास बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, एक्स रेज जो है वो एक्सरेज जो है एक्सरे एब्जॉर्प्शन हो गया, यूवी विजिबल हो गया है और इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव हो गया। इंफ्रारेड्स का यूज जो है वो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी करते हैं और जो है IR जिसको भी हम आगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहने वाले हैं उसमें भी होती है। ठीक है, सो रेडियो वेव्स यहाँ पे पहुँच गए, ये NMR में यूज होती है। लेट अस स्टार्ट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये है क्या? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। दैट्स वेरी सिंपल। अब आपके पास जैसे मैंने बताया था परसेंट एब्जॉर्बेंस, बियर लैम्बर्ट्स लॉ हमने एक्सप्लेन किया, परसेंट एब्जॉर्बेंस या परसेंट ट्रांसमिटेंस। सो बाय कन्वेंशन जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको परसेंट ट्रांसमिटेंस ऑन वाई एक्सिस वर्सेस वेव नंबर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि वेव नंबर सेंटीमीटर इनवर्स में, इसको हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक कन्वेंशन है कि इस तरह से ही हम लोग करते हैं। ठीक है, अब जो IR रीजन है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली हम फंक्शनल ग्रुप डिटरमिन करने के लिए करते हैं, कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। एक जस्ट आपको हिंट दे दिया बिगनिंग में ही जिससे आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे। एनी टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी व्हेन वी आर स्टार्टिंग वी हैव टू नो द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कौन सा यूज कर रहे हैं और उसके साथ उनकी एनर्जी क्या है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या है, एनर्जी क्या है, ये जरूरी है जानना। वे कुछ किस टाइप के मॉलिक्यूल में चेंजेस कर सकते हैं ये बताना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया IR रीजन जो है वो 0.8 से 500 माइक्रोन का होता है, जिसमें नियर IR, मिडिल IR और फार IR ये आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया। मैं इसमें ज़्यादा डिस्कस किए बिना आपको ये बताने वाला हूँ कि जो मिडिल IR है यानी 2.5 से 25 माइक्रोन जिसका वेव नंबर 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स है, इट्स एनर्जी इज 10 to 1 किलो कैलोरी पर मोल। ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस एनर्जी इज एबल टू चेंज द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल लेवल व्हिच आर क्वांटाइज्ड, सो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस, दैट इज रेजोनेंस विल टेक प्लेस एंड वी विल बी एबल टू ड्रा आवर IR स्पेक्ट्रम दैट इज यूनिक फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड। उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसीलिए जो हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसमें हम लोग मिडिल IR जो है यानी कि 4000 to 400 सेंटीमीटर इनवर्स यूज करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इस
IR रीजन जो मिडिल IR है, वी कैन डिवाइड इट इन टू पार्ट्स, फंक्शनल ग्रुप रीजन एंड फिंगरप्रिंट रीजन। फंक्शनल ग्रुप रीजन जो है वो 4000 टू 1500 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। इस पे कई बार क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो बीटेक का एग्जामिनेशन हो या बीएससी का एग्जामिनेशन हो, इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि फंक्शनल ग्रुप पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, फिंगरप्रिंट रीजन पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल टू राइट हियर, बट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना चाह रहा हूँ। हमारा मतलब यह है कि वीडियो बहुत लेंदी ना हो, क्योंकि आप सब के सब कंसाइज पढ़ने में हैबिचुअल हो चुके हो, कम से कम पढ़ के ज़्यादा नंबर लेना, तो मैंने भी उसी वे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दिया। जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है, अभी आपको टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर वाइब्रेशंस हम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें स्ट्रेचिंग है, बेंडिंग है। सो जो फंक्शनल ग्रुप्स दे आर मोस्टली कंटेनिंग हेटेरो एटम्स, यानी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है यानी OH है, COH है, ईथर है एंड ऑल अदर थिंग। तो जो उनमें जो CO, OH, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग या CN, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस जो हैं, यानी वो इस रेंज में होते हैं, किसमें? 4000 टू 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। इट मींस दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर identification of functional groups in a molecule. That's why this region is called as functional group region. हाँ, एक बात और बता देना है, this is the range। कहीं आपको 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 1250 सेंटीमीटर इनवर्स लिखा हो या 1400 सेंटीमीटर इनवर्स लिखा हो, कोई मैटर नहीं करता, ये चलता है। ये एक तरह से रेंज है, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा, बट द मोस्ट एक्सेप्टेड थिंग इज हियर। देन fingerprint region, this region is 1500 to 400 सेंटीमीटर इनवर्स। मैंने बताया आपको कहीं लिखा मिल जाए 1250, YR शर्मा की बुक में 1250 से लेकर 667 सेंटीमीटर इनवर्स चलेगा, एक जनरल रेंज है, ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल रेंज मैंने लिख रखी है। तो उस केस में क्या है, व्हाई दिस रीजन इज कॉल्ड एज फिंगरप्रिंट रीजन, क्योंकि जो स्केलेटन ऑफ द मॉलिक्यूल, सपोज C ये सब बना हुआ है, CH, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग, या फिर ये वाइब्रेशन जो है वो इसी रेंज में आते हैं। और इट मींस दीज वाइब्रेशंस, दीज फ्रीक्वेंसीज, दीज एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज आर यूनिक फॉर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। इट मींस दोज स्पेक्ट्रम आर जस्ट लाइक अ फिंगरप्रिंट ऑफ द मॉलिक्यूल। दैट्स व्हाई दे गिव unique set of spectrum in this region due to CC or due to, you can say, skeleton of the molecule. That's why this region is called as fingerprint region. So very important note for you is functional group region and fingerprint region. So what you have studied till now? IR spectroscopy क्या है? IR spectroscopy interaction of IR range with matter क्या कर सकती है? वाइब्रेशनल लेवल चेंज कर सकती है। नेवर फॉरगेट दोज थिंग्स इन अर्लियर वीडियोस। मैंने आपको बताया था ये देयर आर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, इन ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल देयर आर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, एंड इन ईच एंड एवरी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल देयर आर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, एंड इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज वाइब्रेशनल एज वेल एज रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप रीजन मैंने आपको बता दिया, और फिंगरप्रिंट रीजन। तो IR रेंज आपको हो गई, और IR रेंज में कौन सा यूज करते हैं ये कंफर्म। देन वी आर स्टार्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज थ्योरी ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। थ्योरी ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वी विल डिवाइड इट इन मैनी पार्ट्स, जिससे आपको बिल्कुल इजीली चीजें समझ में आ जाए। द फर्स्ट पार्ट इज मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। ओके, सो the atom in a molecule do not remain in fixed position with respect to each other, rather they vibrate back and forth just like a spring। और स्प्रिंग के दोनों एंड पर जो है वो क्या है? बॉल यहाँ पर जो हमने रिप्रेजेंट करी है उसका मतलब क्या है कि जस्ट लाइक एटम्स, ये जो एटम्स हैं, और ये क्या है? ये वाली रेंज जो है वो क्या है? बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि वो फिक्स्ड एक रॉड नहीं, बल्कि क्या है? स्प्रिंग है, जिसके बैक एंड फोर्थ जो है वो मॉलिक्यूल के एटम्स जो हैं बॉन्ड के बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, दिस वाइब्रेशनल मोशन इज क्वांटाइज्ड, यानी एक वाइब्रेशनल लेवल है, फिर नेक्स्ट जो आएगा
वो हायर वाइब्रेशनल लेवल होगा। एक वाइब्रेशनल लेवल से नेक्स्ट वाइब्रेशनल या हायर वाइब्रेशनल लेवल की एनर्जी फिक्स्ड होगी। दोज वाइब्रेशनल लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर्स, यू कैन से V1 V2 V3, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ वाइब्रेशन अगर मैंने आपको बताया कि ये स्प्रिंग है और यहाँ पर वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन हो रहा है, तो वाइब्रेशन स्प्रिंग पे दो तरह, एक तो ये हो सकता है कि ये खींचे यानी कि सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, इसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि हम इसको बेंड करें, यानी इसको इधर मोड़े, इसको इधर मोड़े, या एनीवे हम इसको जो है वो फोल्ड करें। ठीक है, तो बेसिकली जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हैं दोज आर ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रेचिंग मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस एंड बेंडिंग मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। अब एक बात मैंने यहाँ पर और भी लिख दी है और वो क्लियर रहना चाहिए, दैट स्ट्रेचिंग रिक्वायर्स मोर एनर्जी, हैंड्स एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस एट हायर फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कोई स्प्रिंग अगर आप खींच रहे हो तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लगनी होती है, इंस्टीड उसको आप झुका रहे हो या बेंड कर रहे हो, इसका मतलब बेंडिंग में कम एनर्जी लग रही है और स्ट्रेचिंग में ज़्यादा। इसका मतलब बेंडिंग की जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो ज़्यादा हुई और बेंडिंग की फ्रीक्वेंसी कम हुई और स्ट्रेचिंग की ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रेचिंग में एनर्जी ज़्यादा लग रही है। ठीक है, अब आते हैं कि हम देख रहे हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस कितने टाइप के हुए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो है दोज इन्वॉल्व the movement of atoms of axis within the same axis such that bond length changes without any change in bond angle। ठीक है, ये इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्राइएटॉमिक अगर मॉलिक्यूल लेते हैं तो वो चीज़ों को एक्सप्लेन करना आसान है। ट्राइएटॉमिक मतलब किसके रिस्पेक्ट में कम या ज़्यादा, ये हम दिखा सकते हैं, क्योंकि डायटॉमिक के केस में मैंने बता दिया, डायटॉमिक के केस में तो यही पॉसिबल है कि भाई इनको हम दोनों ओर क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, लाइक दिस। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं ट्राइएटॉमिक पे। ट्राइएटॉमिक पे यहाँ पर आ जाइए कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। अब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस ट्राइएटॉमिक में ये दो तरह के हैं, क्या सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। अब मान लीजिए आपके पास 3 एटम वाला, सपोज करो कि आप H2O मॉलिक्यूल है जिसमें ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर बॉन्ड कितने हैं, 2, सेंट्रल एटम कितना है, 1। अब आप बॉन्ड्स को स्ट्रेच कर रहे हो, दोनों को एक साथ बाहर की ओर खींच रहे हो। ठीक है, या दोनों को एक साथ आप अंदर की ओर खींच रहे हो, वो भी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, यानी जो भी कर रहे हो वो दोनों के साथ एक जैसे कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। ठीक है, अब अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग क्या है कि मान लीजिए ये ऑक्सीजन एटम था, ये हाइड्रोजन था, बेंट स्ट्रक्चर है, एक का बॉन्ड जो है आप अपवर्ड खींच रहे हो और दूसरे का डाउनवर्ड, यानी एक को स्ट्रेच करके बड़ा करो, दूसरे को कंप्रेस करके छोटा कर रहे हो। ठीक है, तो ये इसको अनसिमेट्रिकल या रिवर्स वाइस वर्सा आप समझ सकते हो। सो होप आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब आप इसके आगे आते हैं कि दूसरा मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस में मैं दूसरा पोर्शन क्या लेता हूं, बेंडिंग का। अब बेंड आप कई वे में कर सकते हो। ठीक है, बेंड करने में अब उसी प्लेन में रख के आप बेंड कर सकते हो। आप प्रैक्टिकली एक एग्जांपल इस तरह से ले सकते हो कि उसी प्लेन में रख के लेके कर सकते हो, या फिर डिफरेंट उसमें, जैसे आपने कहा इन प्लेन बेंडिंग। अब इन प्लेन बेंडिंग जैसे मान लीजिए आपने कहा सीजरिंग एंड रॉकिंग। देखो, आपने मॉलिक्यूल को स्ट्रेच नहीं किया फर्स्ट थिंग, उसके बाद में उसको सिर्फ झुका रहे हो, ये इस तरह से, यानी दोनों को लेके मॉडल आप एज्यूम करो, दोनों को लेके एक साइड में झुका रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉकिंग। सीजरिंग में क्या हुआ, सीजरिंग में हुआ कि हम, अच्छा इसको चाहे ऐसे बोलो या फिर ऐसा बोल लो कि नहीं हम दोनों को इधर लेके जाएंगे, पर दोनों को एक साथ प्लेन फिक्स होनी चाहिए, इन प्लेन बेंडिंग है। रॉकिंग और सीजरिंग जो है वो इन प्लेन बेंडिंग है। आप मॉडल एज्यूम करो कि ये 3 का एक मॉडल है, इसमें हम प्लेन फिक्स रखते, दोनों को इधर उधर रोटेट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, सीजरिंग। सीजरिंग जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सीजरिंग में देखिए
एक को हम इस तरफ और इधर, मतलब दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं, बट माइंड इट प्लेन चेंज नहीं कर रहे हैं। सो इन प्लेन बेंडिंग मैंने आपको दो एग्जांपल दिया, क्या क्या, रॉकिंग और सीजरिंग। अब आता है आउट ऑफ द प्लेन, जहां पर मॉलिक्यूल जो एटम्स है उनका प्लेन चेंज हो जाता है। उनका प्लेन अगर चेंज होता है तो जैसे एक को हमने क्या किया, अपवर्ड खींचा, दूसरे को डाउनवर्ड खींचा, तो इसको बोलते हैं ट्विस्ट करना। कभी आपने इस तरह से एज्यूम करिए कि एक बॉल है, उससे ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, तीनों जुड़े हुए, एक को अपवर्ड दूसरे को डाउनवर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्विस्ट करना बोलते हैं, ये हो गया ट्विस्टिंग। अच्छा, दोनों को एक ही प्लेन की ओर झुकाया, जिसको हमने प्लस प्लस दिखाया, एक ही प्लेन की ओर झुकाया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वैकिंग। सो जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हैं दोज आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। मैंने आपको पहले बताया स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, फिर दूसरे बेंडिंग, बेंडिंग में इन प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन, इन प्लेन में रॉकिंग और सीजरिंग, और आउट ऑफ द प्लेन में क्या आ गया, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। अब थ्योरी में ही हम बी पोर्शन आते हैं, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। माइंड आवर लैंग्वेज, हम लोगों ने पहले ही बताया था कि ये बॉन्ड को क्या एज्यूम किया है, सपोज डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो उसको हमने क्या एज्यूम किया है, हमने एज्यूम किया है कि ये एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग जो है इसके दोनों एंड पर दो M1 M2 के बॉल लगे हुए हैं। अगर ये M1 M2 अगर मान लीजिए होमो एटॉमिक है तो M1 M2 सेम हो गए, हेट्रो एटॉमिक है जैसे आपने कहा कि OH या CO तो ये अलग अलग हो गए। अब ये अगर स्प्रिंग है तो इस पे आप हुक्स लॉ लगा सकते हो, हुक्स लॉ लगा सकते हो तो सिंपली उसमें आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो डिटरमिन करने का, क्लासिकल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिटरमिन करने का आपके पास फार्मूला है, दैट इज न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई k बाई म्यू। म्यू क्या है भाई, रिड्यूस्ड मास है, रिड्यूस्ड मास को मैंने यहाँ पे लिख दिया है m1 m2 अपान m1 प्लस m2, k इज फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। अब यहां पर c यानी वेलोसिटी यहां के लिए क्या है, जो है वो c दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब हम जो अपना IR में यूज करते हैं वो फ्रीक्वेंसी नहीं यूज करते, बल्कि क्या यूज करते हैं, वेव नंबर। वेव नंबर यूज करते हैं, तो वेव नंबर अगर यूज कर रहे हैं तो न्यू बार इज इक्वल टू न्यू बाई सी, और इससे हमने अपना नया फार्मूला बना दिया। इस पर क्वेश्चन आते हैं भाई कि वेव नंबर क्या होगा, मासेस दिए होंगे और उसके बाद में मासेस m1 और m2 दिए होते हैं, और आपको बताना है कि फ्री वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। व्हाट अबाउट के, के आपने वहां पे पढ़ा था फोर्स कांस्टेंट, यहां पर भी वही है। फोर्स कांस्टेंट जो है ये सिंगल बॉन्ड के लिए वैल्यू इसकी 5 × 10⁵ डाइंस सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर होता है, ठीक। अब बात करिए यहाँ पर हमको फ्रीक्वेंसी किस में निकालनी है, हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है किस में, सेंटीमीटर इनवर्स में, इसीलिए हम डाइंस पर सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक। ये इसकी वैल्यू जो है ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल हो जाएगी अगर ट्रिपल बॉन्ड है, मैंने बताया ऑलमोस्ट ऐसा हो जाता है। यू कैन से हायर द वैल्यू ऑफ के स्ट्रॉन्गर, हायर द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, वो बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आप के को देख लीजिए कहाँ पर है, के यहाँ पर है, इसका मतलब ये हो गया कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। एंड दिस इज लॉजिकल आल्सो स्टूडेंट्स, क्योंकि जो कोई स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग है यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो उसको स्ट्रेच करना या बेंड करना रिलेटिवली टफ है, यू कैन इमेजिन, बजाय कि एक वीक स्प्रिंग ले रखी है आपने, ठीक है। तो ये चीजें आपको इतनी हो गई होंगी कंफर्म होपफुली। नेक्स्ट आते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के बाद में सी पोर्शन मैंने थ्योरी का ले रखा है। माइंड इट, हम थ्योरी बहुत ही डिटेल में करना चाहते हैं। थ्योरी का सी पोर्शन हमने क्या कर रखा है, सिलेक्शन रूल फॉर IR एब्जॉर्प्शन, ठीक। पहले ए मैंने क्या बताया, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल, फिर उसके बाद में वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज हमने बताया हुक्स लॉ लगा के आप निकाल सकते हो,
फिर उसके बाद में क्या आया, सिलेक्शन रूल फॉर आईआर एब्जॉर्प्शन। इसको देख लीजिए कि आईआर एब्जॉर्प्शन होगा कब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन आया है, एकेटीयू में प्रीवियस ईयर भी आया, बीएससी में ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज से बार बार आता रहता है। पहली बात, वो ही उसी केस में आईआर एब्जॉर्प्शन यानी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब होंगी जहां पर डाइपोल मूवमेंट में चेंज होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस व्हिच विल लीड टू चेंज इन डाइपोल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल विल गिव राइज टू एब्जॉर्प्शन बैंड इन आईआर। माइंड दिस लाइन, आई एम रीडिंग दिस अगेन। क्या, molecular vibrations which will lead to change in dipole moment of molecule will give rise to absorption band in IR। means अगर पहले और बाद में वो दोनों के केस में डाइपोल मोमेंट अगर डिफरेंट रहा, अगेन मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, देखिए क्या है कि ये एक फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टेट जहां पर ऐसा था, अगर स्ट्रेच किया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो M1 यहाँ आ गया, M2 यहाँ आ गया, उस केस में डाइपोल मोमेंट चेंज हुआ होगा। ये आपको पता होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। तो अगर दोनों ही केस में यानी बिफोर एब्जॉर्प्शन लोअर वाइब्रेशनल स्टेट एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन मीन्स हायर वाइब्रेशनल स्टेट में जाने पर अगर डाइपोल मोमेंट चेंज हुआ तो वो आईआर एक्टिव होगा, बैंड्स ऑब्जर्व होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। लेट अस सी सम एग्जांपल। जैसे आपने कहा H2, O2, N2, ये हमने उसको आपको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया जिस फॉर्म में आता है। क्या कि ये जहां पर ये जो H2, O2, N2 ये लिखे हुए हैं, H सिंगल बॉन्ड H, इनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है ही नहीं, तो स्ट्रेच होने के बाद में कोई चांस नहीं बनता। O डबल बॉन्ड O, N ट्रिपल बॉन्ड N, इन सब में कोई चांस ही नहीं है। तो होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें क्या होगा कि डाइपोल मोमेंट नहीं है, और डाइपोल मोमेंट अगर नहीं है तो आईआर इनएक्टिव होंगे। लेटर ऑन यू विल सी, यू हैव टू स्टडी रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी आल्सो। उस वक्त आप क्या देखेंगे कि जो रामन आईआर एक्टिव नहीं है वो रामन एक्टिव होंगे। वी विल डिस्कस इट अगेन। ओके, नाउ हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट एंड दे आर आईआर एक्टिव, यानी कि पहली नज़र में आप बोल ये सकते हो कि जिनमें डाइपोल मोमेंट है उनका आईआर एक्टिव होना बिल्कुल 100% तय है। जैसे आपसे एक ये आपका HCl, HBr, HI ये सब हो गए, ये तो एक्टिव है ही है। अगर हम डायटॉमिक की बात कर रहे हैं, अभी हम वी विल एंटर, आगे हम बढ़ेंगे, अभी हम डायटॉमिक की बात कर ले रहे हैं क्योंकि होना ना होना यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। फिर अगर हम कहीं आपको इंटर हैलोजन कंपाउंड ICl, सर देयर इज, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, कई बार कंपटीशन में भी आता है और यूनिवर्सिटीज़ में भी आता है ICl। तो आयोडीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस है स्टूडेंट्स, इसका मतलब दिस इज हैविंग डाइपोल मूवमेंट। ये अलग बात है कि डाइपोल मूवमेंट कम है, पर है, एग्जिस्टिंग परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है और ये आईआर एक्टिव होगा। नेक्स्ट आते हैं लीनियर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल CO2। अब जिसमें डाइपोल मूवमेंट है, पॉलीएटॉमिक जिसमें डाइपोल मूवमेंट है, दोज विल बी आईआर एक्टिव अनडाउटली। CO2 एक अलग केस है जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि CO2 में क्या है। CO2 का जरा एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए, CO2 लीनियर हो गया, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसमें हम स्ट्रेचिंग कराएं, हम लोग फोकस अपना स्ट्रेचिंग पे ही रखते हैं। अगर इसमें हम स्ट्रेचिंग कराएं, इसका मतलब दोनों ही बॉन्ड को या तो बाहर की ओर खींच रहे हैं या तो अंदर की ओर खींच रहे हैं और इक्वल अमाउंट में खींच रहे हैं। अगर हम इक्वल अमाउंट में खींच रहे हैं तो उस केस में सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के केस में बॉन्ड लेंथ दोनों ओर जो इनके डाइपोल मोमेंट थे, बॉन्ड लेंथ में चेंज इक्वल रहा और बिफोर एंड आफ्टर डाइपोल मोमेंट जनरेट नहीं होने जा रहा है। दैट्स वाई सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग विल नॉट लीड टू आईआर।
स्पेक्ट्रोस्कोपी माने IR रीजन एब्जॉर्प्शन ये नहीं शो करने वाला है। हाँ, अगर अनसिमेट्रिकल कर रहे हैं, अनसिमेट्रिकल का मतलब आप समझ गए कि एक बॉन्ड को हम अंदर की ओर प्रेस कर रहे हैं और दूसरे को बाहर की ओर प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, एक को छोटा कर रहे हैं दूसरे को बड़ा कर रहे हैं, तो दो अलग अलग यानी CO बॉन्ड के दोनों के बॉन्ड लेंथ अलग अलग हो गए और ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में क्या हो जाएगा कि डायपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा, तो वो IR एक्टिव हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि CO2 का केस ऐसा है जिसमें डायपोल मोमेंट नहीं है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में डायपोल मोमेंट चेंज नहीं हो डेवलप नहीं होने वाला है, दैट विल बी IR इनएक्टिव, एंड इन अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग दैट विल बी IR एक्टिव। दैट इज अ यूनिक एग्जांपल फॉर यू। सपोज है और दूसरे मॉलिक्यूल्स जहाँ पे परमानेंट डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेट अस कंटिन्यू। अब आते हैं बात थोड़ा सा जहाँ पे वैसे तो काफ़ी कुछ फिजिक्स आ जाता है इसमें, फिर भी केमिस्ट्री में आपके लिए एप्लीकेशंस ही ज़्यादा हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो हमने आपको पढ़ाया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, उस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर V0, V1, V2 होता है। अब उस वाइब्रेशनल के अंदर रोटेशनल लेवल होते हैं, J1, J2, J3, ये सब क्वांटम नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब वो कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर सिलेक्शन रूल में ये हाईलाइट करके मैंने कर दिया क्या, द वैल्यू ऑफ वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, रोटेशनल क्वांटम नंबर यू नो, देन लीनियर मॉलिक्यूल्स जिसमें कि 3n एटम्स हैं और लीनियर है, तो उसमें टोटल 3n-5 फंडामेंटल वाइब्रेशंस हो जाएंगे और नॉन लीनियर के लिए 3n-6 फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स हो जाएंगे। अच्छा, सिलेक्शन रूल जो बेसिकली मैंने लास्ट में लिखा है वो नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस का तो अलग क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज फंडामेंटल वाइब्रेशन। फिर भी आपका सिलेक्शन रूल ये है, फंडामेंटल वाइब्रेशन यहाँ से क्लियर, ये आपका V1 था, ये आपका V2 है, ये आपका V3 है। अब V1 से V2 जाना ये फंडामेंटल वाइब्रेशन, और V2 से V3 जाना फंडामेंटल वाइब्रेशन, यानी कि ये अलाउड है, इंटेंस पीक आएंगी, तो डेल्टा V ±1 ये फंडामेंटल वाइब्रेशन है, ठीक है। डेल्टा J 0 या तो चेंज हुआ या फिर ±1 रहा। अगर मान लीजिए कोई V1 से सीधे V2 पर नहीं बल्कि V3 पर चला जाता है तो इसको फंडामेंटल वाइब्रेशन नहीं बल्कि ओवरटोन करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन क्लासिफिकेशन ऑफ बैंड्स। ओके, सो इन दिस थ्योरी अगेन कंटिन्यू क्लासिफिकेशन ऑफ बैंड्स, यानी कि हम आ गए अपने थ्योरी के फोर्थ पार्ट पे। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंड्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। फंडामेंटल बैंड्स क्या है, जब ग्राउंड व लोवेस्ट ग्राउंड स्टेट इससे जो है वो नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया। मैं इस चीज़ को आपको बता दूं, मैंने अभी भी समझाया है, फिर अगेन बता दे रहा हूं कि अगर ये V1 है, V1 से V2 पर जाए, V2 से V3 पर जाए, सो दिस विल बी कॉल्ड एज फंडामेंटल। ओके, अब कितने फंडामेंटल बैंड्स पॉसिबल हैं उसके लिए फार्मूला बता दिया वहाँ पर, लीनियर के लिए, नॉन लीनियर के लिए 3n-5, 3n-6, आप बैक करके देख सकते हो। अब सवाल ये है कि क्या सारे के सारे फंडामेंटल बैंड्स ऑब्जर्व होंगे एट ए टाइम, तो मेरा आंसर होगा नो। कई सारे केसेस में क्या होता है कि अगर इस तरह से बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं V1 से V2 पे जाने का, और मान लीजिए कि V3 से V4 जाने का, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम आ रही हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है मतलब एब्जॉर्प्शन पॉइंट सेम हो गया, सो दे कैन फ्यूज और मर्ज, डीजनरेट हैं इसलिए सेम एनर्जी के, इसलिए फ्यूज कर जाएंगे या मर्ज कर जाएंगे। इट मीन्स ऑल द फंडामेंटल वाइब्रेशंस वाइब्रेशनल एब्जॉर्प्शन पीक्स आर सेल्डम ऑब्जर्व्ड। ओके, नेक्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन मैंने आपको अभी बताया, ओवरटोन समझना बहुत जरूरी है कि ये वाइब्रेशनल लेवल हैं, V1 है, V2 है, V3 है, V4 है। अगर V1 से V2 पर गए तो फंडामेंटल, और अगर डायरेक्ट हम V3 पर चले गए तो ये क्या बोलेंगे,
ओवरटोन। वी हैव स्टेटेड दिस वेरी क्लियरली, यहाँ पे लिख रखा है एक्साइटेशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट, दिस इज कॉल्ड एज ओवरटोन। कॉम्बिनेशन, another type of band. Excitation is sum of two interacting bands, ठीक है, यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसीज जुड़ गई, एक साथ आ गई। डिफरेंस बैंड्स उसी तरह से हैं, डिफरेंस बैंड्स। अब यहां पर नेक्स्ट जो आया, डिफरेंस बैंड को मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, फर्मी रेजोनेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इस पर क्वेश्चन आता है, फॉर कपल्ड और फर्मी। कई बार कपलिंग होती है किसकी, वाइब्रेशनल की, वाइब्रेशंस की, और उसी में आपका कॉम्बिनेशन बैंड्स बने, जो कि यहाँ पर आया डिफरेंस बैंड्स बने। ये कपलिंग ऐसी है कि जब एक फंडामेंटल विद ओवरटोन, फंडामेंटल का ओवरटोन के साथ कपलिंग हो, इसको हम लोग फर्मी रेजोनेंस बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज फर्मी रेजोनेंस, दिस इज अनदर टॉपिक। यहाँ पर आपको पता है हम लोग एलिमेंट्री चीज़ें पढ़ रहे हैं, बहुत डीप एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हो सकता है नेक्स्ट कभी हम क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराएं, बट अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ओवरऑल थ्योरी आपको आनी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ बैंड्स, फंडामेंटल बैंड्स हो गए, ओवरटोन हो गए, कॉम्बिनेशन बैंड्स हो गए, डिफरेंस बैंड गए, फर्मी रेजोनेंस हो गए। फर्मी रेजोनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर दो चीज़ें ये इसको डायग्रामेटिकली शो कर दे रहे हैं कि फंडामेंटल और ये, हालांकि सब कुछ एवरीथिंग हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड। अगर हम ओवरटोन की बात करें, फंडामेंटल की बात करें, एक से नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे जाना फंडामेंटल है, और अगर डायरेक्ट सेकंड पे पहुंच गया ओवरटोन है, डायरेक्ट थर्ड पे पहुंच गया तो ओवरटोन है, ठीक है। अब फंडामेंटल और ओवरटोन जान गए हैं तो उसको यहाँ पर अप्लाई करो। ये फंडामेंटल बैंड है और सेम पोजीशन पर क्या आ रहा है, ओवरटोन आ रहा है, दोनों कपल कर गए, यानी रिजल्टिंग बैंड्स कुछ इस तरह से शो कर रहे हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मी रेजोनेंस। हालांकि आपको जितना मैंने बताया उतना इनफ है। हम थ्योरी के नेक्स्ट यानी ई, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हम इसी में कवर कर लेना चाहते हैं थ्योरी में। क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी? एक तो कपलिंग इंटरेक्शन होता है, ये डेफिनेटली एक एसिमेट्रिकल वाइब्रेशन है, वो हायर वेव नंबर पे होगा, फिर सिमेट्रिकल वाइब्रेशन है, वो लोअर वेव नंबर पे होगा। अब अगर मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूल है तो वहाँ